ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया था। इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स में, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक कैटेगरी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी की और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन एकदम से सिंपल है, आप समझ सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मास है, तो मैंने आपसे कहा कि 5 kg का मास है, तो 5 kg का मास अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास मास के अमाउंट है वो 5 kg है। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से जो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस और ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर है। अब मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर बोर्ड पर लिख दी हैं। इसके अलावा जब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है। एक फिजिकल क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में शायद आप लोगों को ने पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वैसे हम डायरेक्शन बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। फिर आप कहेंगे कि हम तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट होती है, फिर इसे हमने स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में कैसे रख दिया? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर आप कहेंगे इसकी हम डायरेक्शन बता रहे हैं तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में रखें। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी केवल तभी कहेंगे जब वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है। ठीक है। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, तो आप उसे भी रहने दीजिए। तभी आप बस ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये 11वीं क्लास में डिस्क्राइब किया जाता है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ये एक्चुअली में लॉज होती हैं जो वेक्टर्स फॉलो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट इन लॉज को फॉलो नहीं करती। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जब इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होती है, तो आप इसका आंसर देंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन या पैरेललोग्राम का जो लॉ है उसे फॉलो नहीं करती, इस वजह से। अब ये क्या होता है आपने 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे इससे। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ जिसमें डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है और एरिया है। अभी आप लोग इनसे फैमिलियर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है वो हम जस्ट यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब की सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में चला, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि 5 किलोमीटर दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, समझते हैं डायरेक्शन का कन्वेक्शन जानते हैं आप, मतलब जो डायरेक्शन का रूल होता है वो इस तरह से, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है वेस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये फिक्स है, ये कन्वेक्शन है, मतलब ये एक तरह से परंपरा है, ये आपको फॉलो करनी है कि इधर आप ईस्ट मानेंगे, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर कर ली, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर रहा। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की ईस्ट डायरेक्शन में, तब ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अब एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड रहा 5 किलोमीटर और साथ ही साथ हमने इसमें क्या ऐड कर दी, डिस्टेंस, सॉरी इसमें हमने क्या ऐड कर दी, डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या बन जाती है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी बन जाती है एक वेक्टर। ऐसी फोर्स है,
अभी मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगा डिटेल में। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने 5 kg का फोर्स लगाया, तो 5 kg का जब हमने फोर्स लगा दिया, ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि जो आपने फोर्स लगाया वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। उस फोर्स की 100% एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको बताई जाएगी। तो फोर्स हमने 5 मीटर का लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, या 5 मीटर का फोर्स लगाया वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में जाके ये फोर्स क्या बनेगा आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी। इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि हर वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी, है कि नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में से मैग्नीट्यूड हटा दें, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में से उसकी डायरेक्शन हटा दें, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो बचा, और सिंपल जो मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। इसी वजह से हर वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में स्केलर होती है। अगर उस वेक्टर में से आप डायरेक्शन हटा देंगे तो तुरंत स्केलर बन जाएगी, लेकिन हर स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वेक्टर स्केल। फाइनली गाइस, आपको जो बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए था 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब से हम स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 9th क्लास का, वहाँ से। क्वेश्चन ये है कि पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पढ़ने का तरीका ये होगा, मैं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊँगा। आप लोग अगर चाहें तो एनसीईआरटी की बुक सभी लोगों के पास होगी, आप उस बुक को अपने पास रखिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारी जो हेडिंग्स हैं एनसीईआरटी की, जो चैप्टर में जिस तरह से हेडिंग्स दी हुई हैं, मैं उसी तरह से उन हेडिंग्स को लिखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो यूपी बोर्ड से हैं, या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत आती है, वो हिंदी की एनसीईआरटी आती है, आप उस बुक को अपने पास रखिए। मैं मोस्ट ऑफ दी वर्ड हिंदी के ही यूज़ करता हूँ, बस कुछ ही वर्ड होते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, फोर्स, यही है आपकी जो बार बार वर्ड यूज़ होते हैं इंग्लिश में, तो आप इन्हें आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप भी ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। और एकेडमिक्स वाले जो बच्चे 9th क्लास के, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एनसीईआरटी आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो हमारा पहला प्रेफरेंस होगा एनसीईआरटी कंप्लीट करना। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अलग से पढ़ाने चाहिए, तो फिर मैं उन्हें आपको अलग से पढ़ाऊँगा किसी भी साइड बुक से। मैं आपको बताऊँगा कि मैं इसे कहाँ से पढ़ा रहा। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 1, और चैप्टर आपका मोशन। ठीक है, क्या होता है मोशन। तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद अब वो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को न पढ़ें। अगर आप मोशन पढ़ना चाहते हैं तो मोशन पढ़ने से पहले आप लोग जो मैथमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स मैंने आपको सिखाई है उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। उसे आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से उन वीडियोस को जाकर के रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो सारा मैथमेटिक्स मैंने सिखाया है कि मैं उसे किस तरह से फिजिक्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, चैप्टर 1, 9th क्लास का चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम है आपका मोशन। तो क्या होती है मोशन। तो मोशन हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन जो होती है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। मोशन की डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई बॉडी है, अब उस बॉडी की स्टेट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आए तो हम ये कहेंगे वो पर्टिकुलर बॉडी क्या मोशन में है। लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम कहेंगे वो पर्टिकुलर बॉडी आपकी रेस्ट में है। अगर आप डेफिनेशन दें तो ये डेफिनेशन होती है आपकी मोशन की और रेस्ट की। लेकिन इसके अलावा मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मोशन के। जैसे ब्लड है हमारे आर्टरीज में
और वीन्स में जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड क्या आपका मोशन में है। एक बाइक जा रही है, एक कार जा रही है, या जो बर्ड्स हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो सब के सब क्या हैं, मोशन में हैं। तो ये सब के सब मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब मोशन का यही डेफिनेशन है कि टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास घड़ी है, आप घड़ी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं टाइम है वो चल रहा है, और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट में चेंज आ रहा है। आपने एक पर्टिकुलर टाइम देखा, जैसे आपने देखा कि आपकी घड़ी में 12 o'clock है, 12 बजे हैं, आपने देखा वो पर्टिकुलर बॉडी पर्टिकुलर प्लेस पर है, लेकिन जैसे ही 12 के बाद बजना स्टार्ट हुआ, उसकी स्टेट आपने देखी चेंज हो गई, तो आप कहेंगे ये पर्टिकुलर बॉडी आपकी मोशन में है। टाइम बढ़ता जाएगा, उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी, तो आप कहेंगे ये मोशन में है। और अगर टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं 12 बजे भी वही है, 12:30 बजे भी वहीं पर है, 1 बज गया तब भी वो वहीं पर है, तो अब टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलर बॉडी क्या आपकी रेस्ट में है। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? अब आप एक एग्जांपल सोचिए। सपोज करिए 2 लोग हैं, ठीक है, और एक बस में बैठे हुए हैं, और बस आपकी चल रही है, और एक तीसरा कैंडिडेट है वो बस के बाहर खड़ा हुआ है, जहाँ से बस क्रॉस करने वाली है, रास्ते पर जाने वाली है, वहाँ एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब जो बस के अंदर बैठे हैं 2 पैसेंजर, मतलब कई सारे पैसेंजर आप मान सकते हैं, लेकिन हम 2 पैसेंजर कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख के क्या कहेगा? तो पहला पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख के ये कहेगा कि ये रेस्ट में है। अगर वो अपनी घड़ी देख रहा है और अपने पड़ोस के पैसेंजर को देखता है, तो घड़ी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग टाइम चल रहा है, लेकिन वो क्या देखता है कि जो उसकी बगल में पैसेंजर बैठा हुआ है, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये वो कहेगा वो रेस्ट में है। लेकिन अगर वो फर्स्ट वाला पैसेंजर खिड़की से बाहर देखे तीसरे वाले किसी कैंडिडेट को, या आप मान लीजिए पेड़ हैं बाहर उन्हें देखे, यूजुअली आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप बस में ड्राइव करके अपने स्कूल जाते हैं, तो ये बाहर का कैंडिडेट है, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पीछे की तरफ जा रहा है। एक पेड़ है खड़ा हुआ है, आप उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप 2 कैंडिडेट की मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये कैंडिडेट जो आपके बगल में, आप कहेंगे रेस्ट में है, और जो बाहर है उसे आप कहेंगे, आप बस आगे तरफ जा रही है, वो आपको पीछे तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, आप कहेंगे ये मोशन में है। अब जो सेकंड नंबर का पैसेंजर था, अगर उसे बाहर वाला कैंडिडेट देखे, तो बाहर वाला कैंडिडेट वो सेकंड नंबर के पैसेंजर को देख के ये कहेगा कि सेकंड नंबर वाला जो पैसेंजर है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि बस चल रही है। सेकंड नंबर का पैसेंजर बस में बैठा हुआ है, तो बाहर वाले आदमी को भी क्या होगा, वो सेकंड नंबर का पैसेंजर चलता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट वाला पैसेंजर उसकी बगल में बैठा है, वो तो कहेगा कि ये रेस्ट में है। बाहर का जो थर्ड कैंडिडेट है, वो सेकंड पैसेंजर को देख के कहेगा कि बस चल रही है, ये बस के अंदर बैठा हुआ, तो ये भी मूव कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप सेकंड वाले पैसेंजर को मोशन को देखिए। अगर सेकंड नंबर वाले पैसेंजर की मोशन को आप फर्स्ट पैसेंजर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो वो कहेगा कि ये तो रेस्ट में है, और बाहर वाले के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो वो कहेगा कि ये तो मोशन में है। तो अब सेकंड वाला पैसेंजर एक कैंडिडेट के, एक फर्स्ट पैसेंजर के अकॉर्डिंग तो मोशन में है, सॉरी रेस्ट में है, और बाहर वाले के अकॉर्डिंग वो मोशन में है। तो एक ही कैंडिडेट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई कि अब हमसे क्या माने, मुझसे रेस्ट माने या मुझसे मोशन माने। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब हम मोशन डिफाइन करते हैं, तो मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कैंडिडेट मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जो मोशन के बारे में बता रहा है, वो कैंडिडेट कहाँ पर है। जैसे वही कैंडिडेट बस के अंदर है, तो वो सेकंड नंबर के पैसेंजर को रेस्ट में कह रहा है, जो देखने वाला है, और जो बाहर से थर्ड पर्सन देख रहा है, वही सेकंड नंबर पैसेंजर को मोशन में कह रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मोशन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस मोशन को एक्सप्लेन करने वाला कैंडिडेट कहाँ पर है। तो मोशन की जो डेफिनेशन होती है कंप्लीट, वो ये है, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स स्टेट अकॉर्डिंग टू टाइम, देन इट इज सेड इन द स्टेट ऑफ मोशन,
and the motion, the most important thing is the location of the object, sorry, the location of the observer. ऑब्जर्वर की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वर पहले कहाँ पर है, उसके बाद आप मोशन एक्सप्लेन करेंगे। तो मोशन एक्सप्लेन करने से पहले आपको क्या फिक्स करना है, आपको फिक्स करना है एक ऑब्जर्वर कि आप कौन सा ऑब्जर्वर कंसीडर करने वाले हैं। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर है उसकी लोकेशन आपने चेंज कर दी तो मोशन को डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक ट्रक है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये आदमी है जो क्या कर रहा है, ट्रक को चला रहा है। एक कैंडिडेट यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये ट्रक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और इसके पास एक बॉल है, अगर इस बॉल को वो थोड़ा सा हवा में उछालता है, ठीक है, आप ये खुद कर सकते हैं। अगर आप बस में हैं तो आप बस में एक बॉल को थोड़ा सा हवा में ऊपर की तरफ करिए, तो आप अगर उसका हवा में ऊपर की तरफ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप उसी बॉल को बस में कैच कर लेंगे। तो बॉल किधर गई, ऊपर गई। लेकिन आप ही इस बॉल को कैच करेंगे अगर आप बस के अंदर है तो आप इसे आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ट्रक तो थोड़ा आगे चला जाएगा, ट्रक थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये कैंडिडेट भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, लेकिन बॉल लौट के इसके हाथ में ही आएगी, है कि नहीं। तो इस वाले कैंडिडेट को ये लगेगा कि बॉल मैंने ऊपर फेंकी थी। अगर आप बस में बैठे हैं, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और थोड़ी देर बाद बॉल आपके हाथ में आ गई, तो आप क्या कहेंगे कि बॉल का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई। लेकिन मान लीजिए एक थर्ड कैंडिडेट है यहाँ, सॉरी एक सेकंड कैंडिडेट है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा फेवरेट डायग्राम है ह्यूमन बॉडी बनाने का, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सेकंड कैंडिडेट है, वो इस सिचुएशन को नोटिस कर रहा है। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट था इसने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका और यहाँ जाके इसने क्या कर लिया, कैच ले लिया। इसका मतलब ये जो बॉल है कदर चली होगी आगे की तरफ, तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इसका जो पाथ है वो बॉल ऊपर की तरफ गई और उसके बाद इसके हाथ में आ गई, तो वो उसे कैसा दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर शेप को बोलते हैं पैराबोला। ट्रांसपेरेंट मैंने आपको एक्चुअली में सर्कल सिखाया था, एलिप्स सिखाया था। अब ये कॉनिक सेक्शन होता है, ठीक है। ये 11th और 12th में जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। ये कॉनिक सेक्शन होता है एक्चुअली में, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो मैंने जो ज़्यादा जरूरी था वो सिखा दिया आपको, लेकिन ये पर्टिकुलर शेप होती है, आप ध्यान रखें, ये हाइपरबोला होता है। क्या आप बस ये आती है कर्व पाथ है, ठीक है, टेढ़ा पाथ है, आप हाइपरबोला भूल जाइए। लेकिन क्या करूँ, मैथमेटिक्स चीज़ ऐसी है वो फिजिक्स में आता ही रहता है। तो आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट कह रहा है कि बॉल ऊपर की नीचे आ गई, बॉल का जो पाथ है दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन बाहर वाला कैंडिडेट क्या कहेगा कि जो बॉल का पाथ है दिस इज ए कर्व। तो अगर आप ऑब्जर्वर को चेंज भी कर देते हैं, अगर आप ऑब्जर्वर को चेंज भी कर देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बॉडी का मोशन का पाथ था वो पाथ भी चेंज हो जाएगा। इसी वजह से मोशन एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ऑब्जर्वर है हम उसे फिक्स कर लें। ऐसा नहीं कि आप एक बार ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या कैसा पाथ बता रहा है, कैसी मोशन डिफाइन कर रहा है, एक बार ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करते। हम एक ही ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं। लेकिन तो आप पूछेंगे सर ये ऑब्जर्वर कहाँ कंसीडर किया जाएगा, तो इस ऑब्जर्वर को हम हमेशा कंसीडर करेंगे ओरिजिन पर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैथमेटिक्स आता है आपका। ओरिजिन मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जो एक्सेस होती हैं उन एक्सेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक ओरिजिन। सिंगल एक्सेस पर भी ओरिजिन माना जाता है, दो एक्सेस में तब भी एक ओरिजिन कंसीडर करेंगे, और तीन एक्सेस में तब भी एक ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। तो पहले मैं आपको मोशन की डेफिनेशन लिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि
ऑब्जर्वर को आप कहाँ कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए मोशन। क्या है डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी चेंज its state according to time, then we say that the body is in the state of motion. In motion, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इन मोशन इट इज वेरी इंपोर्टेंट, very important to define the state of the observer, to define the location, to define the location of the observer। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब हम मोशन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये बता दें कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक है, ऑब्जर्वर चेंज होने से क्या गड़बड़ हो जाएगी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं अलग से हेड नहीं लिखा रेस्ट की। इफ द स्टेट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज according to time, then we say that the body is in the state of rest. The body is in the state of rest. तो ये आपकी रेस्ट की डेफिनेशन है। अब फिर से क्वेश्चन, और आप ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग ने ये पढ़ा होगा शायद छोटी क्लासेस में कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है अर्थ पर, मतलब सॉरी जो वेदर चेंज होता है, कभी गर्मी आता है फिर ठंड पड़ती है फिर बारिश होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वेदर चेंज होते हैं ये अर्थ के मोशन की वजह से हैं, या जो दिन रात होते हैं ये अर्थ के मोशन की वजह से हैं। ठीक है, तो ये कौन सी मोशन की वजह से हैं ये टॉपिक फिर से आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो वेदर चेंज हो या दिन रात का होना जो इवेंट होती है ये अर्थ के मोशन की वजह से हैं। तो आप ये कहेंगे कि अर्थ मोशन कर रही है, बिल्कुल ऑब्वियसली अर्थ मोशन कर रही है। फिर क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर अर्थ मोशन कर रही है तो मैं अर्थ पर हूँ तो मैं भी मोशन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मोशन कर रहे हैं। और आप कहेंगे आपके रूम में रखी टेबल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अभी आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे वही मोशन कर रहा है, तो बिल्कुल मोशन कर रहा है। तो फिर आप कहेंगे फिर रेस्ट में कहाँ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो वर्ड रेस्ट होता है ये विद रेस्पेक्ट टू है, समझ पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। आपके रेस्पेक्ट में आपके रूम में रखी हुई टेबल या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है आपके रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर ऐसा होता कि कोई कैंडिडेट जो अर्थ रोटेट कर रही है या सोलर पाथ मूव कर रही है वो अर्थ से ऊपर उठकर अगर आपको देख पाता, अगर ऐसा हो पाता, मैं इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, तो फिर वो देखता कि टेबल भी मूव कर रही है या चेयर भी मूव कर रही है और आप भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड होता है एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूटली रेस्ट में नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ये फैक्ट है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है। बॉडी क्या करती रहती है, मोशन ही करती रहती है। फिर ये वर्ड रेस्ट कहाँ से आ गया आपके, फिर आपने रेस्ट की डेफिनेशन कैसे दे दी। तो यहाँ जो मैंने रेस्ट की डेफिनेशन दी विद रेस्पेक्ट टू, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे बस में था,
बस चल रही है, एक कैंडिडेट के रेस्पेक्ट में दूसरा कैंडिडेट रेस्ट में है, या कोई फैक्ट्री है कि दोनों के दोनों चल रहे हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर अर्थ मोशन कर रही है तो मैं भी मोशन कर रहा हूँ, आपके रूम की चेयर आप मोशन कर रहे हैं, आपके रूम की चेयर भी मोशन कर रही है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। तो रेस्ट की जो डेफिनेशन होती है ये रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब आप इससे किसी से रिलेट करके बता रहे हैं, अदरवाइज पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे सन रेस्ट में, ऐसा भी नहीं होता। आप लोग ये जान लें, जैसे वर्ड होता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, तो सन है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा ग्रेविटी वाले चैप्टर में। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, अर्थ है, ये सब के सब क्या करते हैं, सन के राउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो जो सन होता है ना, सन स्टेशनरी नहीं होता, सन भी क्या करता है, सन अपनी जगह पे रोटेट करता है, बिल्कुल जैसे फैन मोशन करता है, फैन की जो मोशन उससे रोटेशन मोशन बोलते हैं, ऐसे सन रोटेट करता है। फिर सन की अपनी एक फैमिली होती है, एक सन है उसका एक सोलर सिस्टम है, एक दूसरा सन होता है उसका सोलर सिस्टम है, तीसरा सन उसका सोलर सिस्टम है, ऐसे कई सारे सन होते हैं। फिर वो जो उन सारे सन का एक सेंटर होता है, एक बड़ा सा सन, वो सारे सन क्या करते हैं, उसके राउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसे बोलते हैं एक गैलेक्सी। ठीक है, जो वर्ड गैलेक्सी होता है वो क्या है, वो बहुत सारे सन्स का एक सेंटर है, कोई एक सन, इसे बोलते हैं गैलेक्सी। और इस तरह से यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सी हैं। आप समझ सकते हैं यूनिवर्स इज वेरी वेरी वास्ट। और यही वजह है कि ये फिजिक्स जो एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। आप देखिए, हम इसमें यूनिवर्स की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम मास आप कितना देख सकते हैं, मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं 20 केजी दे रहा हूँ और 30 केजी दे रहा हूँ, तो आप उठा के देखेंगे, जो मुश्किल से उठेगा आप कहेंगे कि ये 30 केजी रहा होगा, ये आसानी से उठ जाए आप कहेंगे 20 केजी होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको एक 100 केजी दिया और एक 120 केजी दिया, तो आप ना तो 100 पर उठा सकते हैं ना 120 उठा सकते हैं, तो आप दोनों में अंतर भी नहीं बता सकते। तो आपके लिए जैसा 100 वैसा 120। तो आपकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कितने की, यहाँ से तो आप 70 और 80 तक डिफरेंस पता कर सकते हैं। 100 की बात, 100 केजी के बाद तो कैपेसिटी अभी खत्म हो गई। लेकिन आपको पता है कि हमें इस टाइम अर्थ का मास पता है, इस टाइम हम सन का भी मास जानते हैं, और इस टाइम हम पूरे यूनिवर्स का भी मास जानते हैं। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे यूनिवर्स का मास होता है 10⁻55 kg। कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, जहाँ हम ह्यूमन बॉडीज की कैपेसिटी 100 kg के ऊपर जाके खत्म हो जाती है, फिर हमने 10⁻55 kg कैसे बता दिया, अर्थ का मास कैसे मेजर कर लिया, सन का मास कैसे मेजर कर लिया। तो ये सब कुछ किससे होता है, फिजिक्स से। दैट्स वाई फिजिक्स इज एक्साइटेड सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको एक्साइटेड फील होता है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। उसी तरह से मैं आपसे पूछ रही, आप कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं, तो जो कम से कम मेजरमेंट आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके हाथ में मान लीजिए मैंने 100 ग्राम का बट्टा रख दिया, ठीक है, एक 50 ग्राम का बट्टा रख दिया, तो आप कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे सर ये 100 ग्राम का है, ये 50 ग्राम का है, तो यहाँ तक आपका सेंस काम कर रहा है, आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके एक हाथ पर 1 मिलीग्राम का बट्टा रख दिया, दूसरे हाथ पर 2 मिलीग्राम का बट्टा रख दिया, तो क्या आप सेंस करके बता सकते हैं इसमें कौन हल्का है कौन भारी है। आपका फिर से सेंस काम करना बंद कर देगा। मतलब आप 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम, मतलब अगर 1 मिलीग्राम का अंतर है तो आप उसे सेंस नहीं कर सकते। 1 मिलीग्राम का मतलब, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम में क्या होता है 10⁻³ इंटू, अगर आप ग्राम को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg होते हैं। इसका मतलब 10⁻⁻6 kg। ये भी आप हालांकि कर नहीं सकते, लेकिन 10⁻⁻6 kg आपकी लीस्ट कैपेसिटी है कम से कम मेजर करने की, आप इससे छोटा मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम इलेक्ट्रॉन का मास शायद आपने भी ना पढ़ा हो, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हो सकता है कुछ लोगों ने भी इलेक्ट्रॉन ही ना सुना हो, आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे या फिर मैं आपको सिखाऊंगा 10th क्लास में, मैं आपको बताऊंगा एटम के बारे में। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे 10⁻31 इज वेरी वेरी स्मॉल। इसी वजह से
तो ये मेजर कैसे किया गया होगा, हम तो इससे नीचे नहीं जा सकते, तो ये मेजर किया गया किससे, दिस अगेन फिजिक्स। अब क्या फिजिक्स है इसके पीछे, आपको 11th और 12th में सिखा जाएगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको ये चीज़ें समझाने का यहाँ एकदम से बीच में। क्या फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स दिस इज हैज़ अ वेरी वेरी वास्ट रेंज। ये बहुत छोटे स्तर से -31 से वेरी माइन्यूट स्केल से बहुत बड़े स्टेट तक, मतलब 10⁵ kg मास ऑफ यूनिवर्स, दिस इज मास ऑफ यूनिवर्स, यहाँ तक वेरी करती है। इसी वजह से दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट रेंज विच इज कवर्ड बाय फिजिक्स। ठीक है, कैसे होता है ये आप 11th 12th में सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।